प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज रविवार के कार्यक्रम में पुनः उपस्थित हूँ मैं आप सभी के समक्ष निशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन करने के लिए। आज पुनः 3 जन्म कुंडली लेकर मैं उपस्थित हुआ हूँ और उसके आधार पर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह का प्रभाव इन कुंडलियों में बन रहा है। कुछ विशिष्ट जो योग होंगे उससे भी आपको अवगत कराऊंगा और साथ ही साथ यहाँ पर इनके जो प्रश्न है, एक प्रश्न उसका भी उत्तर मैं आपको प्रदान करूंगा। बाकी अगर आप भी अपनी जन्म कुंडली का निशुल्क अध्ययन करवाना चाहे तो आप प्रत्येक वीडियो में अपनी जन्म की तारीख, समय और स्थान और उसके साथ में एक प्रश्न अवश्य से लिख दिया करें, जिससे आपका चयन हो सके और आपको अपनी जन्म कुंडली के से जुड़ा जो भी प्रश्न है उसका उत्तर मिल सके। अब एक रविवार को तो संभव है कि सभी का चयन नहीं हो सकता, लेकिन एक एक करके आप जुड़े रहेंगे तो सभी की जन्म कुंडली का अध्ययन होगा और आप सभी को अपने प्रश्नों के उत्तर अवश्य प्राप्त होंगे। अब आइए आज के कार्यक्रम को बिना विलंब प्रारंभ करते हैं। पहली जन्म कुंडली एक जातिका की है। आप इनकी जन्म की डिटेल से देख ही पा रहे हैं। सबसे पहले अगर इनके लग्न की बात करें तो कन्या लग्न है, राशि मिथुन राशि बनती है, दोनों ही बुध के प्रभाव में आती है। यहां पर एक बात विचार करने योग्य है कि इनकी जन्म कुंडली का हम अध्ययन करें उससे पहले हमें यह देखना चाहिए कि इनका लग्न अधिक बलवान है या राशि अधिक बलवान है। क्योंकि लग्न कुंडली से अधिक अगर चंद्र कुंडली बलवान हो तो जीवन में अधिक प्रभाव चंद्र कुंडली का मिलता है। और इसका विचार करने के लिए सबसे पहले आप लग्न कुंडली को देखिए। लग्न में कोई भी ग्रह बैठा हुआ नहीं है। लग्न का स्वामी अष्टम भाव में और मंगल की अपने शत्रु की राशि में विराजमान है और कहीं ना कहीं कमजोर हो रहा है। इसके चलते जीवन में संघर्ष परेशानी अधिक दर्शा भी रहा है और यह परेशानी देता भी है। इसका प्रभाव भी देखिए, एक बात समझ के चले, लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली में जो भी बलवान होगा उसका प्रभाव 60 से 70% पड़ेगा और बचा हुआ जो प्रभाव रहेगा 30 से 40% का, वो बची हुई कुंडली का पड़ेगा। सामान्यतः कुंडलियों में यह होता है कि लगभग कुंडली लग्न कुंडली बलवान होती है, इसलिए 60-70% प्रभाव लग्न कुंडली का देखने को मिलता है। लेकिन आज की कुंडली में आप गौर करेंगे तो लग्न कुंडली का स्वामी तो यहां आप देख पा रहे हैं कि कुंडली के तृक भाव में है, अष्टम भाव में है और कमजोर भी हो रहा है, जिसके चलते रुकावटें, परेशानी, चिंता, टेंशन आदि प्रदान करता है और अच्छी ग्रोथ नहीं मिलने देता। लेकिन कुछ विचारणीय बातें इनकी चंद्र कुंडली से देखने को मिली कि चंद्र कुंडली में 3 ग्रह पहले तो विराजमान है। इसके अलावा आप देखेंगे चंद्र कुंडली से तो सबसे कमजोर भाव सप्तम भाव हो रहा है। यहां लग्न कुंडली में तो आप कहेंगे कि गुरु की दृष्टि आती है सप्तम भाव पर, तो इतना कमजोर नहीं हुआ। लेकिन अगर आप यहां विचार करें तो इनकी कुंडली के अंदर, चंद्र कुंडली के अंदर सप्तम भाव सबसे ज्यादा कमजोर है। किस प्रकार, इसे मैं आपको इस तरह बताता हूं। आप इसे इस प्रकार समझिए, अगर आप चंद्र कुंडली इनकी बना लेंगे, ये चंद्र कुंडली। अब आप इनकी चंद्र कुंडली में एक बार विचार कीजिए। चंद्र कुंडली में लग्न में ही यहां पर लग्न का स्वामी लाभ भाव में है, मतलब लाभ के लिए कम से कम शुभ स्थिति दर्शा रहा है, आगे बढ़ने के योग को दर्शा रहा है और मजबूती दे रहा है। लेकिन फिर आपने देखा कि सप्तम भाव जो है यहां पर केतु विराजमान है। केतु का काम अलग करने का, काटने का होता है, तो केतु वो काम करेगा, भले उच्च राशि में है लेकिन करेगा। इसके बाद आपने देखा कि सप्तम भाव का स्वामी अपने से 12वें में कुंडली के अष्टम भाव में विराजमान है, जिसके ऊपर 2 क्रूर ग्रह की दृष्टि है और ये सप्तम भाव का स्वामी शनि और केतु के बीच पाप कर्तरी योग में भी है, यानी गुरु अत्यधिक कमजोर हो गया। अब गुरु कमजोर हो गया तो क्या होगा कि इनको जीवन में वैवाहिक सुख जो मिलना चाहिए वो प्राप्त नहीं हो पाएगा। और ये गुरु के चलते आप जानते हैं पेट की समस्या रहना, जीवन में रुकावटें रहना, सफलता न मिल पाना, उस तरह की बातें भी देखने को मिलेंगी। गुरु धन का स्थायी कारक होता है। इसके कमजोर हो जाने पर धन की स्थिति में भी कमजोरी आती है, संघर्ष में वृद्धि हो जाती है। तो ये प्रभाव भी ये गुरु कमजोर करेंगे। क्योंकि यहां पर वैसे तो इनका प्रश्न केवल इतना है कि इनका घर कब बनेगा, उस पर भी आते हैं। लेकिन अगर आप इनकी कुंडली पर देखें तो पहले प्रमुख बात इसमें जो ध्यान देने योग्य बन जाती है वो ये बनती है कि इनकी कुंडली के अंदर शुक्र, राहु और चंद्रमा के साथ में है। लेकिन प्रमुख बात ये कि गुरु यहां पर कमजोर है, जिसके चलते वैवाहिक सुख कम मिले, पहले विवाह में विच्छेद भी हो जाए, इस तरह की स्थिति बनती है। दूसरे विवाह के योग में भी अगर आप देखेंगे तो यहां दूसरे भाव के स्वामी
है कम से कम कमजोर ही माना जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब भी शुक्र चंद्रमा साथ में होते हैं तो किसी लड़की कुंडली में ये योग खराब है। भले धन के लिए अच्छा माना जाता है इसे, लेकिन किसी लड़की कुंडली में होगा तो इसे खराब माना जाएगा। ये अन्य से तालमेल में, विशेषकर स्त्री वर्ग से लड़की के तालमेल में कमजोरी लाते हैं। इसके अलावा यहाँ शुक्र मंगल नवमांश में भी है, जो भी कहीं ना कहीं लड़की को जिद्दी, गुस्सेल और चिड़चिड़े स्वभाव वाला बना देता है। हालांकि गुरु शनि बुध ये साथ में है, जिसके चलते धार्मिक गुण भी रहेंगे, लेकिन यहाँ भी सप्तम का स्वामी 12वें में है, और जिससे दूसरी बारी में विवाह हो वहां पर भी क्रोध की मात्रा अधिक देखने को मिले। सूर्य के चलते जीवन साथी का स्वभाव क्रोधी, जिद्दी रहे। यहाँ शनि की दृष्टि भी आती है, जिसके चलते तालमेल में कमजोरी ही देखने को मिले, ये बात रहेंगी। यानी दूसरा विवाह मिला जुला ही रहेगा। संभव है विच्छेद तो ना हो, क्योंकि शनि की दृष्टि आ रही है अपने भाव पर, तो विच्छेद तो भले ना हो लेकिन कमजोरी फिर भी देखने को मिलती है। तो ये तो इनकी कुंडली का एक सत्यापन हो गया कि चंद्र कुंडली अधिक प्रभाव देंगी, कम से कम 60 से 70% चंद्र कुंडली प्रभाव देंगी। अब मैं आपसे पूछूं कि चंद्र कुंडली में इनके घर के योग किस प्रकार के हैं, तो आपने देखा कि चतुर्थ भाव का स्वामी, जिस चतुर्थ भाव पर किसी भी ग्रह की दृष्टि नजर नहीं आती, उस चतुर्थ भाव का स्वामी कुंडली के लाभ भाव में विराजमान है, वक्री स्थिति में है, लेकिन शत्रु राशि में होने के चलते कमजोर माना जाएगा। इसका जो बल है कमजोर हो जाएगा, जिसके चलते रुकावटें, परेशानी अधिक महसूस हो सकती है। घर बनने में परेशानी आए। ये लाभ भाव में विराजमान है, तो लाभ भाव हमारे धन आगमन का होता है। यहां लाभ भाव का स्वामी 12वें भाव में विराजमान है, जिसके चलते लाभ भी रुक रुक कर हो, लाभ प्राप्ति में रुकावटें आए, इस तरह की बातें देखने को मिल जाती है। यानी यहां अगर देखा जाए तो घर बनने का प्रभाव तो है, क्योंकि अगर देखेंगे आप तो यहां पर लग्न का स्वामी लाभ में है तो लाभ तो करवाएगा। लग्न का स्वामी भी और चतुर्थ का स्वामी भी लाभ में है तो लाभ तो करवाएगा, लेकिन भाई इतनी सी बात है कि वो लाभ को संचय करने में परेशानी और अच्छी मात्रा में लाभ होने में परेशानी महसूस हो सकती है। ऐसी स्थिति में एक काम ये करना चाहिए कि यहां पर इस मंगल को बलवान करना चाहिए, क्योंकि मंगल बलवान होगा तो मंगल की राशि में बैठे ग्रह मतलब बुध और गुरु, ये दोनों बलवान हो जाएंगे। गुरु के बलवान होने से सप्तम भाव की स्थिति बलवान होगी, साथ ही साथ बुध के बलवान होने से चतुर्थ भाव, लग्न और ये तीनों ग्रह भी बलवान हो जाएंगे। इसमें शुक्र में भी बल आ जाएगा। शुक्र में बल आने के चलते मंगल और सूर्य अपना शुभ प्रभाव दे पाएंगे और शनि का प्रभाव भी शुभ मिलेगा। यानी आपने देखा इस कुंडली के अंदर केवल एक ग्रह मंगल को बलवान कर लेने से पूरी की पूरी कुंडली बलवान हो रही है। तो ऐसी स्थिति में यही काम कर लेना चाहिए। वैसे एक और बात इसमें आती है कि अगर लग्न के स्वामी यहां बुध को भी बलवान कर लिया जाए तो बुध से भी ये तीनों ग्रह बलवान होंगे। शुक्र से इन दोनों ग्रहों में बल आ जाएगा, मंगल से इस बुध में बल आ जाएगा और साथ ही साथ गुरु में बल आ जाएगा, शनि अपने आप बलवान हो जाएंगे। तो इसीलिए यहां पर यह कहा जाएगा कि बुध को रत्न के द्वारा बलवान किया जाए, क्योंकि बुध लग्न का स्वामी है तो बुध का रत्न धारण किया जाए। अब आपके मन में प्रश्न आ सकता है कि लग्न कुंडली से बुध अष्टम भाव में था तो क्या फिर भी रत्न पहना जा सकता है? तो बिल्कुल रत्न पहना जा सकता है, क्योंकि अष्टम भाव में बैठे ग्रह का रत्न परेशानी तब दे सकता है जब वो किसी खराब अवस्था में हो और कोई खराब ग्रह बनता हो। यहां लग्न का स्वामी है, एक शुभ ग्रह बनता है और अष्टम में होकर कमजोर हो रहा है। ऐसी स्थिति में उसे बलवान करना है। और यहां यह भी करना चाहिए कि इस बुध का प्रभाव अच्छा लेने के लिए इन्हें एक ही काम यह करना चाहिए कि प्रत्येक गुरुवार के दिन आसपास गणेश जी के मंदिर में जाकर उन्हें पीले फूल या पीले फूल की माला, दुर्वा आदि सब अर्पित करना चाहिए। यानी फूल अर्पित करते रहना चाहिए। जितना अधिक फूल ये किसी देवी देवता के मंदिर में अर्पित करेंगे, विशेषकर गणेश जी के मंदिर में, उतना अधिक शुभ प्रभाव इनको जीवन में प्राप्त होगा। और बाकी मंगल को बलवान करना ही है तो मंगल के लिए भी यहाँ पर हनुमान जी की उपासना करना, हनुमान जी की पूजा करना जातिका को शुभ प्रभाव प्रदान करेगा। अभी वर्तमान में बुध में शुक्र की दशा है 2026 के सितंबर तक। यह समय वैसे तो घर बनाने के लिए शुभ प्रभाव को दर्शा रहा है। नवमांश में बुध से शुक्र अगर आप देखेंगे तो ये बैठा हुआ है चतुर्थ भाव में, इसीलिए चतुर्थ भाव को ये एक्टिव भी करेंगे। तो ऐसी स्थिति में ये कहा जा सकता है कि वर्तमान समय अवधि जातिका के घर के योग को बना रही है। भले मैं ये कहूं कि लग्न कुंडली से जो चतुर्थ का स्वामी आता है वो अपने से 12वें में है, जिसके कारण कहीं बाहर जाकर या फिर लोन वगैरह लेकर घर बनाना पड़े, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि उसी प्रकार घर बन सकता है। जातिका प्रयास करेंगे कि तो आगामी वर्ष के अंदर प्रभाव बनेगा। गुरु का गोचर यहां पर होगा, जिससे गुरु की दृष्टि चतुर्थ भाव पर रहेगी और अच्छा प्रभाव प्रदान करने की स्थिति बनाएंगी।
तो मैं कहूंगा कि अभी मई के बाद से ही योग चालू हो रहे हैं, आगे कंटिन्यू प्रभाव अच्छा मिलेगा और गुरु का गोचर भी सकारात्मक स्थिति बनाएगा। तो ये कुछ प्रभाव जातिका की कुंडली से आता है। आप अगर इनकी कुंडली से और कुछ इनको बताना चाहे आप बता सकते हैं। बाकी हम अब दूसरी कुंडली की ओर बढ़ते हैं। दूसरी कुंडली जो है ये एक जातक की जन्म कुंडली है। आप इनकी डिटेल से तो देख ही पा रहे हैं, इसमें इनका प्रश्न करियर से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले आप देखें तो तुला लग्न और सिंह राशि की कुंडली। लग्न और राशि के स्वामी मित्र तो नहीं होते आपस में, जिस कारण से रुकावट, कंफ्यूजन या चिंता अधिक रहती है मन में। इसके अलावा आप देखेंगे लग्न का स्वामी यहां भी अष्टम में बैठा है, लेकिन कैसा है तो अपनी ही राशि का है। तो यहां वो संघर्ष, रुकावटों वाला प्रभाव इतना नहीं आएगा। प्रभाव तो मिलेगा लेकिन बहुत अधिक मात्रा में नहीं मिलेगा, कम से कम बचाव भी होगा और जीवन में सफलता के योग भी ये बनाने का काम करेगा। इसके अलावा आप देखेंगे तो शुक्र यहां पर सूर्य और बुध के साथ विराजमान है। ये तीनों ग्रह लगभग ज्यादा दूरी वाली डिग्री पर नहीं है। शुक्र 20 डिग्री पर है, सूर्य 22 डिग्री पर है, बुध 29 डिग्री पर है, जिसके चलते यहां शुक्र तो पूरी तरह अस्त हो गया। अब शुक्र अस्त होता है तो जीवन में सुख सुविधा, लग्जरी की चाहत, विवाह की स्थिति, इन सब में कमजोरी उत्पन्न करता है या व्यक्ति की इन सबसे रुचि कम करता है। सफलता व्यक्ति चाहता है लेकिन उसके लिए जो प्रयास होना चाहिए उसे कम कर देता है। यहां पर वैसे तो जब भी लग्न का स्वामी अष्टम भाव में हो तो जन्म स्थान से दूर रहना या दूर स्थान से जुड़ जाना ज्यादा लाभ देता है। यहां आप देखेंगे कि जो अपने लाभ का स्वामी है वो भी यही है, भाग्य का स्वामी भी यही है और 12वें का स्वामी भी यही है। तो कहीं दूर स्थान पर जाना, वहीं पर बस जाना, इस तरह का प्रभाव भी ये कुंडली देती है। और लाभ का स्वामी यहाँ है तो बाहर जाने पर लाभ भी होगा। कई बार शेयर मार्केट या आकस्मिक लाभ वाले क्षेत्रों से भी लाभ के योग बन जाते हैं। यहाँ शुक्र, सूर्य, बुध जो बैठे हैं ये शेयर मार्केट वगैरह से भी लाभ के योग बना देते हैं। हालांकि शनि जैसा ग्रह पंचम का स्वामी है तो धीमी गति से ही सही लेकिन लाभ करवाता है, यही देखा गया। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो करियर का स्वामी यहां पर चंद्रमा बनता है, जो चंद्रमा कुंडली के लाभ भाव में ही विराजमान है। ऐसी अवस्था में जातक के लिए अपना काम करना ज्यादा शुभ रहता है। लेकिन अगर आप इस कुंडली में देखेंगे तो यहां छठे भाव में भाव बल के अनुसार 535 अंक मिले हैं और 12वें भाव में 361 अंक मिले हैं। आप जानते हैं भाव बल में अगर 12वां भाव मजबूत हो तो जातक को प्रेरित करता है इंडिपेंडेंट काम करने के लिए, और छठा भाव बलवान हो तो नौकरी में ऊंचा पद दिलाने का यह काम करता है। अब इसके आधार पर ज्यादा प्रभाव तो यही बनता है कि जातक सरकारी क्षेत्रों से जुड़ जाए और कोई अच्छी नौकरी में ऊंचा पद प्राप्त कर ले। लेकिन अगर यहां देखा जाए तो जो अष्टम भाव के ग्रह ये मैन्युफैक्चरिंग आदि के कार्य को, अकाउंटिंग, फाइनेंस या जुडिशरी आदि जैसे क्षेत्रों को बढ़ाने का काम करते हैं। वैसे ये वृषभ राशि में है, वृषभ राशि दूसरे भाव की राशि है और गुरु चंद्रमा भी साथ है। तो पढ़ाना, ज्ञान देना, शिक्षा देना जैसे कार्य, या ये बोल सकते हैं कि घर में उपयोग में आने वाली वस्तु, खाना, फूड वगैरह से जुड़ी वस्तुएं ज्यादा लाभ देकर के जाती है, ज्यादा शुभ प्रभाव प्रदान करती है। तो जातक इससे जुड़ा कुछ काम कर सकता है, या जैसा मैंने कहा ऐसा कोई भी काम करे जिससे जातक को बाहर से जुड़ना पड़े, विदेश से, या मैं बोल सकता हूं कि अपने दूर देशों से, दूर राज्यों से जुड़ना पड़े तो भी प्रभाव अच्छा मिल जाएगा। सफलता के योग यहां बनेंगे। यहां नवमांश कुंडली में भी अगर देखा जाए तो दशम का स्वामी शुक्र ही बन रहा है जो चंद्रमा की राशि में है। ये दोनों ग्रह खाद्य पदार्थों को दर्शाते हैं, उनसे जुड़ा काम किया जा सकता है, उसमें सफलता के योग भी है। यहाँ राहु जरूर ये दर्शाता है कि ये बैठकर काम नहीं करने देगा, भटकाते रहेगा। जातक को घूमना फिरना पसंद भी होता है और ये राहु ज्यादा यात्राएं करवाता भी है और बार बार व्यक्ति को कहीं ना कहीं जाना पड़ता है। तो ये राहु इस बात को दर्शा जरूर रहा है। हालांकि उससे लाभ ही होगा तो इसलिए कोई खराबी वाली बात नहीं है। अभी जातक को चंद्रमा की महादशा चालू हो गई है। 2023 के सितंबर से प्रारंभ है जो कि 2033 के सितंबर तक चलेंगी। चंद्रमा को अगर देखा जाए तो इस कुंडली में दशम का स्वामी है और लाभ भाव में विराजमान है, तो वर्तमान समय अवधि में लाभ के योग को बढ़ाएगा। ये चंद्रमा कुंडली में बलवान है क्योंकि ये नवमांश में उच्च राशि में है और शुक्र से परिवर्तन योग में है, तो ये भी अच्छा योग दर्शा देता है, अच्छा प्रभाव देने वाली स्थिति निर्मित कर लेता है। हालांकि जब भी केंद्र के अंदर आप ये देखते हैं कि
पापक ग्रहों का जमावड़ा होता है तो व्यक्ति को संघर्ष अधिक करना पड़ता है। और ये तो शनि से चतुर्थ भाव में मंगल है, तो कहीं ना कहीं ये भी संघर्ष रुकावटों वाली स्थिति को बढ़ाने का काम करता है। अधिक मेहनत व्यक्ति को करना पड़े उस बात को दर्शाता है। तो इसीलिए यहां मेहनत से पीछे अगर जातक हटेगा तो सफलता नहीं मिल पाएंगी। यहां पर अपनी चंद्र कुंडली के अनुसार जो सिंह राशि है उसके अनुसार जातक को काम करना चाहिए। इंडिपेंडेंट सोच रखकर जातक को मेहनत ज्यादा करना चाहिए तो सफल अवश्य हो पाता है और जीवन में अच्छी उन्नति प्राप्त कर पाता है। ये दशा में कोई खराबी नहीं है, बस जब जब इसमें अकारक ग्रह जुड़ जाएंगे, जैसे मंगल, गुरु और साथ ही साथ सूर्य, ये तीन ग्रहों की अंतर दशाएं इसमें थोड़े ज्यादा नकारात्मक प्रभावों को दर्शा सकती है, चिंता अधिक प्रदान कर सकती है। लेकिन ओवरऑल अन्य दशाओं की बात करेंगे तो उसमें सभी में लाभ के योग ही बनेंगे। राहु के अंदर भी लाभ अच्छा होगा और सूर्य भी कोई विशेष खराब प्रभाव नहीं देगा। चंद्रमा से कोई भी ग्रह अष्टम में, चौथे, आठवें या 12वें में नहीं है, तो इसका प्रभाव भी अच्छा मिलता है। नवमांश में आप देखेंगे तो केवल और केवल चतुर्थ में शनि जाता है और 12वें में मंगल जा रहा है और अष्टम में केतु जा रहा है। तो ये तीन ग्रह जो है ये मिले जुले परिणामों को दर्शाएंगे। जितना शुभ प्रभाव मिलना चाहिए इनकी दशा में उसमें थोड़ी कमी आ सकती है। हालांकि शनि के अंदर चतुर्थ में जाने से घर में कोई कार्य होना या घर कुछ भूमि भवन वाहन खरीदना, इस तरह का प्रभाव देखने को मिल सकता है जो सकारात्मक रहेगा, शुभ परिणामों को देने वाला और जातक को उन्नति प्रदान करने वाला ही रहेगा। तो इसीलिए कहा जाए तो कुंडली का बल अच्छा है, दशा भी शुभ प्रभाव में चालू हो गई है। बस इस दशा में आलस्य से बचना है और मेहनत पूर्वक आगे बढ़ना है तो जातक सफल अवश्य हो जाएगा और जीवन में अच्छी उन्नति अवश्य प्राप्त कर पाएगा। बाकी आप इस जातक के विषय में जो बताना चाहे आपका स्वागत है, आप वीडियो में कमेंट करके अवश्य बता सकते हैं। फिर अब हम आज की अंतिम कुंडली को लेते हैं। यह कुंडली भी एक जातक की है, आप इनकी डिटेल से तो देख ही पा रहे हैं। इनकी कुंडली वृश्चिक लग्न और सिंह राशि की है। इनका मुख्य प्रश्न धन संबंधी स्थिति से जुड़ा है, साथ ही साथ संतान से जुड़ा इनका प्रश्न है कि संतान के लिए इनकी कुंडली में क्या योग है, कैसा प्रभाव इनको मिलेगा। या इनका तो सीधा कहना यही है कि संतान होंगी या नहीं। अब अभी तो देखा जाए तो इनकी उम्र कोई ऐसी विशेष नहीं जिससे ऐसा कहा जाए कि नहीं संतान के कोई योग कुंडली में नहीं बनेंगे या फिर कुछ रुकावटें ज्यादा आएंगी, क्योंकि इनकी कुंडली में कुछ योग इस तरह के जरूर है जिससे देरी हो, रुकावटें आए, लेकिन संतान सुख देने वाले ग्रह अवस्था मजबूत है। कैसे, आइए हम देखते हैं। सबसे पहले बात करें तो वृश्चिक लग्न सिंह राशि, लग्न राशि के स्वामी मित्र है, सफलता के लिए, तरक्की के लिए अच्छा प्रभाव दर्शाते हैं। साथ ही साथ जातक को ये शुभ ग्रह जो केंद्र में बैठे हैं ये सफलता के ओर ले जाने का काम करते हैं, मेहनती बनाते हैं। धीरे धीरे ही सही लेकिन जातक अच्छी उन्नति को प्राप्त कर ही लेता है। और वृश्चिक लग्न होने से चिंता अधिक करे, टेंशन ले, लेकिन उसके बाद भी सफल हो जाता है। यहां जरूर ये अग्नि तत्व की राशि है और ये जल तत्व का लग्न है, जिस कारण से थोड़ी रुकावटें महसूस होती है, लेकिन फिर भी सफलता मिल ही जाती है। यहां लग्न का स्वामी लाभ भाव में राहु के साथ विराजमान है। लाभ में तो कमी नहीं करेगा, लेकिन कई बार अन्य के सहयोग में कमी कर सकता है या अन्य पर विश्वास करने पर धोखा दिलवा सकता है, तो वो चीज देखने को मिल सकती है। अदरवाइज यहां पर देखा जाए तो बाकी योग, ये मंगल कभी भी धन की कमी नहीं होने देगा। धन लाभ जो व्यक्ति को कराना चाहिए वो कराता रहेगा, भले ही 12वें का स्वामी लग्न में है तो या तक खर्चीला हो, जिसके चलते कहीं ना कहीं थोड़ा धन का लेकर जो मैनेजमेंट होना चाहिए उसमें कमजोरी आ जाए, लेकिन उसके बाद भी ये कहा जा सकता है कि सफलता के लिए कुंडली में कमी नहीं है। अभी तो सूर्य की दशा चल रही है और अभी कुछ समय बाद चंद्रमा की महादशा चालू हो जाएंगी जो भाग्य का स्वामी है, तो भाग्य के चलते भी बहुत सारे काम बनेंगे। और यूं भी अगर जातक की कुंडली को देखा जाए तो मंगल से प्रभावित लग्न होने के चलते जीवन के 28वें वर्ष से ही मुख्य उन्नति प्रारंभ होती है। 28 वर्ष की आयु से ही ज्यादा प्रभाव अच्छा मिलना प्रारंभ होता है। और उसी समय अवधि पर यहां देखा जाए तो दशा भी चंद्रमा की चालू हो रही है, जो बहुत अच्छा है जातक के लिए, सफलता प्रदायक और उन्नतिदायक योग निर्मित कर रहा है, जो आगे के सुगम भविष्य को दर्शा रहा है। इसके अलावा दशम का स्वामी द्वितीय भाव में, तो ये भी अच्छा लाभ करवाता है। वाणी से, भोजन से, खाद्य पदार्थों से, कुटुंब से जुड़कर जातक को अच्छी सुख की स्थिति प्रदान करता है। यहां अगर देखा जाए तो ये जरूर है कि जिसकी राशि में ये बैठे हैं उसका स्वामी गुरु नीच राशि में है। अब गुरु नीच राशि में है तो उसका प्रभाव कमजोर तो रहेगा, भले ही नीचे तो भंग होता हो, लेकिन फिर भी आपको ये देखने को मिलेगा कि गुरु का जो अच्छा प्रभाव मिल सकता है उसमें थोड़ी मध्यम स्थिति ही रहेगी। यहां पर एक बात यह है कि गुरु को बलवान करने से ये दोनों ग्रह
और साथ ही साथ शनि केतु की स्थिति बलवान हो जाएंगी, जातक को उन्नति देने वाली बन जाएंगी और जीवन में सफलता के योग बनाएंगी। यहाँ पर जातक को गुरु को बलवान करना चाहिए, जिससे संतान का योग भी अच्छा बनेगा। और गुरु ही धन का कारक होता है। अब दूसरे भाव का स्वामी होकर धन संचय को दर्शाता है, लेकिन नीच राशि में होकर तीसरे भाव में जाकर धन संचयन में रुकावट या अधिक संघर्ष उत्पन्न करता है, धन बच नहीं पाता ऐसे में। इसीलिए जातक को गुरु को बलवान करना चाहिए, जिससे सभी प्रकार से प्रभाव अच्छा बने और जातक को अच्छी उन्नति प्राप्त हो सके और जो कार्य जिसमें बाधाएं आ रही है वो भी पूरा हो सके। यहाँ पर गुरु के लिए गुरु का बीज मंत्र का जाप करना और सोने की वस्तु को धारण करना, और विशेषकर ये किया जा सकता है कि गुरु को बलवान करने के लिए नियमित रूप से किसी मंदिर में जाए और वहां पर ये कोशिश तो करना चाहिए कि गुरु के मंत्रों को जाप 108 बार प्रतिदिन करे। अगर विष्णु सहस्त्र नाम जातक डेली पढ़ना चालू कर दे तो उससे भी गुरु का प्रभाव अच्छा मिल जाएगा, जातक को सफलता देने वाला प्रभाव निर्मित करता हुआ नजर आएगा। फिर इसके अलावा जातक को जीवन में लाभ और सफलता अच्छी प्राप्त करने के लिए लग्नेश मंगल के लिए हनुमान जी की उपासना करते रहना चाहिए। शनि केतु यहाँ पर है तो कोई डिजिटल वॉच अगर जातक पहने तो अच्छा रहता है। इसके अलावा यहाँ पर शनि केतु के प्रभाव को शुभ लेने के लिए गरीब लोगों को शनिवार के दिन कुछ खाने की वस्तु देना चाहिए। कुछ डॉग्स वगैरह को भी खाने को दिया जाए शनिवार के दिन तो बहुत अच्छा परिणाम प्राप्त होता है और उन्नति देने वाला काम ये बन जाता है। इसके अलावा यहाँ पर जातक केवल गुरु को बलवान करने पर ध्यान दे और हनुमान जी की उपासना करते रहे। अगर जातक शाम के समय पर सूर्यास्त के बाद अगर जातक ये कार्य करे कि जो भी अपने कार्य पूरे निपटा कर हाथ पैर मुंह धोकर एक साफ स्थान पर बैठ जाए और काल भैरव अष्टक इसे शाम के समय पर सुनना प्रारंभ कर दे, इससे शनि केतु का जो प्रभाव है ये भी शुभ हो जाएगा। जातक को चिंताएं भी कम होती नजर आएंगी और काम भी तेजी से बनने लगेंगे। तो ये काम जातक करे तो बहुत अच्छा रहेगा। बाकी तो अगर देखा जाए तो कुंडली का प्रभाव शुभ है। यहाँ पर जो गुरु की स्थिति है ये सकारात्मक स्थिति में बदल जाएंगी अगर जातक इसको बलवान कर ले। बाकी क्योंकि ये 0 डिग्री पर है मकर राशि में, इसलिए वर्गोत्तमी हुआ है। और यही बात है ना कि देखो अगर आप देखें तो लग्न कुंडली में तो ये कमजोर नजर आता है, लेकिन अगर आप यहीं पर नवमांश कुंडली में देखेंगे तो ये बलवान हो जाते हैं, क्योंकि गुरु शुक्र यहीं पर अगर एक साथ बैठेंगे तो संतान के योग अच्छे बना देंगे, संतान का सुख अच्छा प्रदान करेंगे। अब वैसे तो संतान का विषय 2 कुंडलियों का है, लेकिन फिर भी अगर कुंडली के अनुसार देखा जाए तो वर्तमान में चंद्रमा है, विशेषकर चंद्रमा में राहु, चंद्रमा में गुरु, ये दशाएं कुछ इस तरह की दशाएं रहेंगी जो संतान का सुख अच्छा प्रदान करने के योग दर्शा रही है। यहाँ शनि तक कंटिन्यू प्रभाव अच्छा बना हुआ है, तो ये जो समय है यहाँ पर इस समय अवधि पर संतान के लिए प्रभाव अच्छा आता है और जातक को आगे संतान का सुख अच्छा मिलेगा। पुत्र और पुत्री दोनों का योग बनेगा जातक के लिए, जो अच्छी बात है। बाकी आप इनके विषय में कुछ बताना चाहे तो आप बता सकते हैं, और अगर आप अपनी कुंडली का अध्ययन करवाना चाहे तो डिटेल्स आप कमेंट में बिल्कुल लिखना ना भूलें, जिससे आपको उससे जुड़ी जानकारी प्राप्त हो सके। बाकी अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अन्य लोगों तक शेयर करें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।